द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज़ डूइंग योर बेस्ट टुडे। यानी कि अगर आप कल की, आने वाले कल की बेहतर प्रिपरेशन चाहते हैं तो वो क्या है? वो है कि आज अपना आप बेस्ट करें। अगर आप आज अपना बेस्ट करेंगे किसी भी काम में, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, अदरवाइज़ भी आप आज के डेट में जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसको आप बेस्ट तरीके से करते हैं तो आपका आने वाला जो कल है दैट विल डेफिनेटली बी बेटर, है ना। और कल की तैयारी यही हो सकती है, क्योंकि कल के लिए आप कुछ और तो विशेष कर नहीं सकते। आपके हाथ में आज है, अपने आज में जो भी काम है उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से करिए, तो आपके आने वाला कल जो है वो अपने आप ही बेटर होगा। ठीक, चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 17 सितंबर 2024, ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको फिर से इस बात की जानकारी दूंगा कि हमारा जो सी सेट का कोर्स है, लाइव कोर्स, लाइव क्लास 5 अक्टूबर से शुरू हो रही है, और इसमें एनरोलमेंट 20 सितंबर तक लिए जाएंगे। तो आज 17 तारीख हो गई है, तो आज का दिन मिला के आप लोगों के पास 4 दिन का समय और है जब आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। और इसमें हम लोग तीनों ही सेक्शंस जो हैं, दैट इज़ एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों ही सेक्शन को कवर करेंगे। ओनली एट 999 में आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, और बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ के थ्रू जाके आप इसकी जो अदर डिटेल्स है वो चेकआउट कर सकते हैं, और चाहें तो वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि एनरोलमेंट 20 सितंबर तक क्लोज़ हो जाएगा, इसलिए आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल कर लें। क्लियर? और आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको अगर किसी तरीके की भी कोई हेल्प मिलती है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की कोशिश आप लोग करें। पिछले 1-2 महीने से ये देखा जा रहा है, मैंने आपको लास्ट मंथ का डेटा भी शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ, तो कंट्रीब्यूशंस आप लोगों की तरफ से बहुत कम हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, है ना। कुछ लोगों ने शुरुआती मंथ्स में जब हमने ये कंट्रीब्यूशन का सिस्टम स्टार्ट किया था तो उस समय अच्छे से कंट्रीब्यूट किया, ज़्यादा लोगों ने किया, है ना। बट अब लोगों को लग रहा है कि हमने एक बार कंट्रीब्यूट कर दिया तो हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता। आप कोई भी चीज़ अगर देखें तो इट हैज़ टू बी डन रेगुलरली। मैं आपसे कोई बहुत बड़ी अमाउंट की मांग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। छोटी अमाउंट आप लोग दे सकते हैं, बट प्लीज़ ट्राई टू बी रेगुलर, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो मैं आप लोगों से ये नहीं मांग करता, ठीक है। फिर बात वही है कि मैं सडनली अगर किसी दिन चीज़ें यूट्यूब से बंद कर दूंगा तो वो मैं नहीं चाहता, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि उससे कुछ लोगों का नुकसान होगा, वैसे तो शायद ना भी हो, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ स्विच कर सकते हैं उसके बाद। बट मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें यूट्यूब पर लंबे समय तक चलें, ठीक है। इतने समय से हम लोग लगभग पिछले 2 साल से लगातार यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग आगे भी इसी तरीके से करते रहें। बट थोड़ा सा जो समय है वो ठीक नहीं है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ अगर मिले तो ये बेटर होगा, है ना। और पिछले शुरुआती 1-2 महीने में ठीक था, बट अभी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशंस कम हो रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस स्थिति को समझ सकते हैं, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, तो प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट। मैं आपसे कोई बहुत बड़े अमाउंट की मांग नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलके प्लीज़ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं, और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। हालांकि आज बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हमें डिस्कस नहीं करने हैं। फ्रंट पेज की अगर हम बात करें तो ये जो बंगाल का इशू है ना, वो जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर का लेकर, तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगभग पिछले 1 महीने से ज़्यादा के समय से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, काम पर नहीं जा रहे थे, तो उसको लेकर फाइनली मुख्यमंत्री जो है वहाँ की, वेस्ट बंगाल की, दैट इज़ ममता बनर्जी, उनके साथ बातचीत हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि पुलिस चीफ यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनको जो है वो बर्खास्त किया जाएगा, और दो जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उन सॉरी जो दो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनको भी हटाया जाएगा। बेसिकली ये उनकी यही मांग थी, जो डॉक्टर्स थे, जूनियर डॉक्टर्स, कि इस तरीके के लोगों को जो जिम्मेदार हैं
ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस जिम्मेदार है, और पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, कमिश्नर हैं, डीसीपी हैं, उनको जो है वो हटाया जाए, उनको डिसमिस किया जाए, रिमूव किया जाए। और साथ ही साथ जो बाकी हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनकी भी यहाँ पर बात की गई है, दैट इज़ डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, तो इनको भी रिमूव करने की बात यहाँ पर की गई है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो बातचीत रही है मुख्यमंत्री के साथ वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक रही है, पॉजिटिव रही है, और काम रिज्यूम करने को लेकर वो अपने साथ ही जो उनके कोलीग्स वगैरह हैं उनसे बात करेंगे, एंड डेफिनेटली दे विल, मतलब उसके बाद फैसला लिया जाएगा वर्क रिज्यूम करने को लेकर। तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है इस पूरे के पूरे इंसिडेंट या घटना को लेकर, कि कम से कम आपस में बातचीत हुआ है। अदरवाइज़ इस तरीके का जो डेडलॉक बना हुआ था पिछले काफ़ी लंबे समय से, कि किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हो रही थी, प्रोटेस्ट जो है वो लगातार चले जा रहा था, है ना, और जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे थे, तो उसकी वजह से जो हॉस्पिटल्स वगैरह में पेशेंट्स वगैरह हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब थोड़ा सा रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये एक, मैं कहूँगा कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है इस इंसिडेंट्स के मामले में। और बाकी जो लोग जिम्मेदार हैं इस पूरी की पूरी घटना के लिए, या जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, डेफिनेटली उनके साथ तो एक्शन, मतलब उनके खिलाफ तो एक्शन लिया जाना ही चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर। चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा ऑफिशियल हो, उसके खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए इफ़ ही इज़ इन सम वे और दी अदर। अगर वो किसी भी तरीके से इस पूरी की पूरी घटना के पीछे जिम्मेदार है तो वो होना चाहिए, है ना, दैट इज़ फॉर श्योर। चलिए आगे बढ़ें। तो बाकी तो यहाँ पर और कुछ खास नहीं है, हम लोग सीधे आगे बढ़ जाते हैं। बीच के पेजेस में भी कोई बहुत खास न्यूज़ नहीं है, नॉट इवन इन योर आइडियाज़ और एडिटोरियल पेज। मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ एक्सप्लेन पेज पर, और दो आर्टिकल्स हमें एक्सप्लेन पेज पर डिस्कस करने हैं। पहला आर्टिकल तो ये है कि गुड रेंज एंड रिजर्वॉयर्स, फुल रिजर्वॉयर्स। ठीक है, अभी आपको याद होगा थोड़े समय पहले, खासकर जब ये मॉनसून सीज़न शुरू नहीं हुआ था उससे पहले, हम लोगों ने बात की थी रिजर्वॉयर्स को लेकर, कि रिजर्वॉयर्स की जो स्थिति है उसमें पानी काफ़ी कम हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो स्थिति है वो बारिश के बाद की स्थिति बताई जा रही है, कि बारिश इस बार थोड़ा सा अच्छी हुई है, और कहाँ कहाँ पर रिजर्वॉयर्स की क्या स्थिति है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इससे रिलेटेड क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमें थोड़ा सा रिसर्च करके पढ़नी होंगी, वो भी मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। तो इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे एक आर्टिकल और दिया हुआ है कि केजरीवाल वांट्स अर्ली इलेक्शंस टू दिल्ली असेंबली, व्हाट डज द लॉ से। ठीक है, तो ये भी क्या पूरा का पूरा मामला है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिकली दो आर्टिकल हैं, इन दो के ऊपर ही आज हमें अपना फोकस रखना है, बाकी ऐसा कोई आज और ख़ास आर्टिकल नहीं है। तो चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को हमारी जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है उसके बारे में बताना चाहूँगा, कि अगर आप लोग कंप्लीट टेस्ट सीरीज़, एक ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ जिसमें आपको जनरल स्टडीज़ भी मिलेगी, करंट अफेयर्स भी मिलेगा, और सी सेट भी मिलेगा, अगर आप ऐसी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं तो आपके पास ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है ये अवेलेबल है। 91 आपको टोटल टेस्ट मिलेंगे, 5300 MCQs मिलेंगे, और दिस इज़ अवेलेबल ओनली एट 849 रुपीज़। तो आप लोग इसमें चाहे एनरोल कर सकते हैं। फिर अगर आप लोग जनरल स्टडीज़ और सिर्फ करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो 81 टेस्ट हैं, 4500 MCQs हैं, ये आपको 699 में मिल जाती है। इसके बाद आप लोग अगर सिर्फ जनरल स्टडीज़ लेना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आपको 45 टेस्ट मिलेंगे, 2500 MCQs मिलेंगे, ओनली एट 449। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 32 टेस्ट मिलेंगे, 1600 MCQs हैं, ओनली एट 299। और अगर आप सिर्फ सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, फुल लेंथ टेस्ट की, तो उसमें आपको 10 टेस्ट मिल रहे हैं सी सेट के, जिसमें तीनों ही चीज़ें होंगी, है ना, ये एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, जिस तरीके से आपका ओवरऑल पेपर आता है, और हर टेस्ट में 80 क्वेश्चंस, टोटल 800 MCQs। तो ये आपको मिल रही है ओनली एट 249। तो इसमें से आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल कर सकते हैं। और किसी भी टेस्ट सीरीज़ को अगर आप क्लिक करेंगे तो उस पर आपको जो है इसके फ़ीचर्स देखने को यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ से फ़ीचर्स देखने को मिल जाएंगे, एंड यू ऑल्सो हैव अ टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल देखने का भी ऑप्शन है। ठीक है, विदाउट, मतलब बिफोर इवन परचेजिंग आप इसके पूरा जो शेड्यूल वगैरह है वो भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।
ठीक है, कि कितने टेस्ट आपको किस किस सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं, है ना, और कौन कौन सा टेस्ट कब कब मिलेगा, किस टेस्ट का क्या पूरा का पूरा सिलेबस है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत अफोर्डेबल प्राइजेज़ हैं, आई थिंक प्राइजेज़ का तो कोई इशू है ही नहीं, है ना, क्योंकि 849 में आपको एक ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। ऑल इन वन मतलब जिसमें आपको जीएस भी मिल रहा है, करंट अफेयर्स भी मिल रहा है और सी सेट भी मिल रहा है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अफोर्डेबल कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स देखते हैं क्या है। मैंने आपको 2 आर्टिकल्स बताए हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, टेस्ट सीरीज़ को लेकर अगर कोई भी डाउट हो, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, वेबसाइट में जाके या ऐप पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। बट अगर फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर ये नंबर दिया गया है 9150449990, व्हाट्सएप का ये नंबर है। ठीक है, इस पर कॉल आप ट्राई नहीं कीजिएगा, कॉल इस पर नहीं लगेगी। व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट करिएगा। यहाँ से इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम आपकी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व कर दी जाएगी, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जो पहला आर्टिकल है, मैंने आपको बताया गुड रेंज एंड फुल रिजर्वॉयर्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब से जो साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून ने जब से पूरे देश को कवर किया है 2 जुलाई से, उसके बाद ज़्यादातर ऑफ द जोग्राफिकल रीजन्स में, यानी कि ज़्यादातर जो भौगोलिक क्षेत्र है या मोस्ट ऑफ द जोग्राफिकल रीजन्स में, या तो स्टडी बारिश हो रही है या कंटिन्यूस बारिश हो रही है। ठीक है, स्टडी और कंटिन्यूस का मतलब लगभग अगर आम बोलचाल के टर्म्स में समझे तो एक ही तरीका है कि लगातार बारिश हो रही है और जितनी हो रही है उतनी कंटिन्यूस चल रही है। 12 सितंबर तक का यहाँ पर डेटा दिया गया है, मतलब आज से लगभग 4-5 दिन पहले का। इसमें यह कहा गया है कि पूरे देश की अगर हम बात करें तो 836.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। ठीक है, 836.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि इस समय तक, है ना, सीज़न के इस समय तक के हिसाब से 8% ज़्यादा है, 8% सरप्लस है अभी तक का। क्योंकि जनरली मानसून का जो साउथ वेस्ट मानसून का सीज़न है वो जून से स्टार्ट होकर सितंबर के एंड तक माना जाता है। तो जो फाइनल डेटा है वो आईएमडी की तरफ से कि बारिश नॉर्मल से कितनी ज़्यादा हुई, ठीक है, वो डेटा तो बेसिकली सितंबर के बाद रिलीज़ होगा। बट फिलहाल तक का इन्होंने बताया हुआ है कि 836.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सीज़न के इस समय तक के हिसाब से 8% ज़्यादा है, 8% सरप्लस है। ठीक, अब इसके बाद जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, केंद्रीय जल आयोग जो है, वो हर हफ्ते रिजर्वॉयर और रिवर बेसिन का जो डेटा प्रोवाइड करता है, वीकली डेटा, उसमें यह बताया गया है कि जो ओवरऑल स्टोरेज पोजीशन है इज़ बेटर देन दैट ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, जो ओवरऑल स्टोरेज पोजीशन है रिजर्वॉयर्स में वो पिछले साल के कंपैरिजन में बेहतर है, एज वेल एज द नॉर्मल स्टोरेज पोजीशन ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग पीरियड। और इस समय जो नॉर्मल स्टोरेज पोजीशन होती है उससे भी बेहतर है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब ऑल इंडिया, पहले हम लोग ऑल इंडिया रिजर्वॉयर की बात करेंगे, मतलब एवरेज की बात करेंगे, उसके बाद फिर रीजन वाइज देखेंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे करके। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऑल इंडिया की बात करें तो हमारे देश में कुल मिला के जो लाइव स्टोरेज कैपेसिटी है रिजर्वॉयर्स की, 155 रिजर्वॉयर्स की बात यहाँ पर की गई है, जिसको CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन मॉनिटर करता है। तो उसमें अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी मतलब कि कितना स्टोर किया जा सकता है या कितना जो पानी है वो स्टोर हो सकता है, तो वो है 180.852 BCM, दैट इज़ बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर बेसिकली वॉल्यूम नापने की इकाई होती है, यूनिट होती है। तो इतना बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो कैपेसिटी है। ठीक है, 180.852 बिलियन क्यूबिक मीटर, 155 रिजर्वॉयर्स की टोटल। और जो करंट अवेलेबल स्टॉक है वहाँ पर इन सारे रिजर्वॉयर्स में वो 153.757 बिलियन क्यूबिक मीटर है, यानी कि ये तो टोटल कैपेसिटी है। ठीक है, 180 वाली जो है ये तो पूरी टोटल कैपेसिटी है, और 153.757 जो है वो क्या है, दैट इज़ अवेलेबल। तो अब इसका अगर आप एक परसेंटेज निकालेंगे तो 85% के आसपास आ रहा है। और इसी समय पिछले साल की अगर हम बात करें
तो टोटल वाटर रिजर्व जो था वो 119.5451 बिलियन क्यूबिक मीटर था। अभी इस साल 153 से ऊपर है, पिछले साल 119 के आसपास था, तो पिछले साल काफ़ी कम था। और अगर हम 10 साल के एवरेज की बात करें तो वो भी लगभग 131 के आसपास या 130 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास रहता है। ठीक है, तो पिछले साल के कंपैरिजन में भी ज़्यादा है इस साल, और एवरेज जो रहता है पिछले 10 सालों के एवरेज की बात करें तो उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हम ऑल इंडिया के रिजर्वॉयर्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये एवरेज है। अभी हम रीजन वाइज देखेंगे कि कहाँ पर क्या स्थिति है। ठीक, अब 155 रिजर्वॉयर्स में से, है ना, टोटल 155 रिजर्वॉयर्स का डेटा है, उसमें से 141 जो हैं वहाँ पर लाइव स्टोरेज कैपेसिटी का 80% से ज़्यादा है। सिर्फ 5 रिजर्वॉयर्स ऐसे हैं जिनमें 50% या उनसे कम है, कि मतलब जितना स्टोरेज कैपेसिटी है उनसे अवेलेबिलिटी 50% या उससे कम है, ऐसे सिर्फ 5 रिजर्वॉयर्स हैं। ठीक है, बाकी 141 रिजर्वॉयर ऐसे हैं जहाँ पर जितना उनकी कैपेसिटी है उसके कंपैरिजन में अवेलेबिलिटी कितनी है, 80% से ज़्यादा। ठीक है, समझ गए बात। अब रीजन वाइज चलेंगे तो यहाँ से हमें थोड़ा सा पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी, है ना। ये तो हमने एक एग्रीगेट, एक पूरे के पूरे देश के स्तर पर कि जितने सारे रिजर्वॉयर्स हैं, है ना, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, लेकिन वो बैलेंस हो गया एवरेज में। अब जब हम रीजन वाइज अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम नॉर्थ रीजन की बात करें तो इसमें 3 राज्यों का जिक्र है, दैट इज़ हिमाचल, पंजाब और राजस्थान। इनके जो 11 रिजर्वॉयर्स हैं, ठीक है, इनका जो लाइव वाटर स्टोरेज है, मतलब कैपेसिटी की बात हो रही है, वो 19.836 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ठीक है, ये मतलब इनकी कैपेसिटी है। और अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते अवेलेबिलिटी यहाँ पर 13.468 बिलियन क्यूबिक मीटर है, मतलब ये एवरेज बैठ रहा है, मतलब इसका जो परसेंटेज बैठ रहा है दैट इज़ 68% के आसपास। ठीक है, तो और पिछले साल ये बताया गया है कि लाइव स्टोरेज कैपेसिटी का 81% था, और जो यहाँ का डिकेडल एवरेज है, यानी कि पिछले 10 सालों का जो एवरेज है वो 82% है, और इस साल जो है वो कितना है, सिर्फ 68%। यानी कि इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस साल जो स्टोरेज है वो कम है। तो उससे हमें ये पता लगता है कि ये जो राज्य हैं, जैसे कि हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, तो यहाँ पर इसका मतलब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, तभी यहाँ के रिजर्वॉयर्स में क्या है, तभी यहाँ के रिजर्वॉयर्स में पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में भी देख लीजिए, और आप 10 साल के एवरेज के हिसाब से भी देख लीजिए तो कम है इस साल। ठीक है, ये आप समझ गए। अब यहाँ पर ये चीज़ बताई भी गई है कि 11 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, ठीक है, जो बारिश हुई है वो 21% और 24% कम हुई है नॉर्मल रेनफॉल से। ठीक है, और मोर सिग्निफिकेंटली दीज स्टेट्स हैव नॉट रिसीव्ड नॉर्मल रेनफॉल। पूरे के पूरे सीजन में इन राज्यों में कभी भी नॉर्मल रेनफॉल नहीं हुई है, इसी वजह से यहाँ पर रिजर्वॉयर्स में पानी कम है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम लोग ईस्ट रीजन की तरफ चलें, मतलब ईस्ट की तरफ के स्टेट्स को देखें, जैसे कि आसाम, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, बिहार, तो यहाँ के टोटल जो 25 रिजर्वॉयर्स हैं उनकी कैपेसिटी है 20.798 बिलियन क्यूबिक मीटर। रिजर्व्स की अगर हम बात करें, 12 सितंबर का डेटा है, रिजर्व्स की बात करें तो 15.797 है। ठीक है, जो कि कैपेसिटी का कितना बैठता है, 76% के आसपास। पिछले साल ये संख्या 58% थी, और डिकेडल एवरेज 69% है। मतलब आप ये समझिए कि पिछले साल के कंपैरिजन में भी और पिछले 10 सालों के एवरेज के कंपैरिजन में भी इस साल जो है यहाँ पर स्टोरेज अच्छा है। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इन एरियाज़ में इसका मतलब बारिश ज़्यादा हुई है। अब हालांकि यहाँ पर 2 राज्यों का जिक्र किया है कि नागालैंड और बिहार, यहाँ पर नेगेटिव डिपार्चर देखा गया है 28% का, मतलब जो बारिश है वो 28% कम रही है। तो लेकिन फिर भी इस रीजन के जो रिजर्वॉयर का स्टॉक्स है उनके ऊपर असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो बाकी राज्य हैं वहाँ पर बारिश अच्छी हुई है, तो वहाँ से पानी जो है वो नदियों वगैरह के थ्रू इधर आया है, तो उससे ये रिजर्वॉयर्स भी भर गए हैं। ठीक, तो ये आप समझ गए 2 रीजन, नॉर्थ की क्या स्थिति है और ईस्ट की क्या स्थिति है। तो नॉर्थ में ओवरऑल अगर हम बात करें तो चाहे आप लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें, चाहे आप पिछले 10 साल के एवरेज से कंपैरिजन करें, दोनों ही स्थिति में इस साल पानी वहाँ पर रिजर्वॉयर्स में कम है। और वहीं अगर आप ईस्ट की बात करें तो चाहे वही पिछले साल के कंपैरिजन करें या पिछले 10 साल से कंपैरिजन करें, स्टोरेज इस बार वहाँ पर रिजर्वॉयर्स में ज़्यादा है।
ठीक है, समझ गए दोनों ही स्थितियाँ। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें वेस्ट साइड की, मतलब वेस्टर्न स्टेट्स की बात करें, तो यहाँ पर 3 राज्यों का जिक्र है, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। यहाँ पर 50 रिजर्वॉयर्स हैं जो CWC जिनको मॉनिटर करता है, इनकी टोटल लाइव स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 37.357 बिलियन क्यूबिक मीटर है। लेटेस्ट अवेलेबल लेटेस्ट अवेलेबल लाइव वाटर स्टॉक बताया गया है 33.526 बिलियन क्यूबिक मीटर, यानी कि वो 90% बैठ रहा है। ठीक है, जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से 90% पानी यहाँ पर अवेलेबल है। और पिछले साल का अगर आप डेटा चेक करेंगे तो 75% था, और 10 साल का जो एवरेज है दैट इज़ ऑल्सो 73%। तो दोनों ही स्थितियों में अगर आप देखें, पिछले 10 साल से कंपैरिजन करें या पिछले साल से कंपैरिजन करें, तो पानी यहाँ पर ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आपने ये चीज़ सुनी भी होगी, न्यूज़ वगैरह में देखी भी होगी कि गुजरात और महाराष्ट्र में जो है इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। खासकर गुजरात में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह भी आई थी, और गुजरात में खासकर जो कच्छ का रीजन है, ठीक है ना, जो कच्छ का डेजर्ट है, वहाँ तक भी बारिश हुई है। तो इस वजह से गुजरात और ये वाला जो पूरा रीजन है, महाराष्ट्र गोवा का जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ के रिजर्वॉयर्स में पानी बहुत ज़्यादा है, 90% के आसपास। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी का। अब इसके बाद अगर हम कुछ सेंट्रल रीजन की बात करें, तो यहाँ पर जो राज्य इन्होंने इंक्लूड किए हैं दैट इज़ यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ के 26 रिजर्वॉयर्स का स्थिति ये है कि इनकी जो टोटल लाइव स्टोरेज कैपेसिटी है वो 48.227 बिलियन क्यूबिक मीटर है, और वाटर यहाँ पर 42.808 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जो कि 89% बैठता है। ठीक है, एवरेज के हिसाब से, मतलब परसेंटेज के हिसाब से 2023 यानी कि पिछले साल ये स्थिति 76% थी, और डिकेटल एवरेज जो है वो 77% है। मतलब उन दोनों में भी आप फिर से कंपैरिजन करेंगे, चाहे पिछले साल से या 10 साल के एवरेज से, तो आपको पता लगेगा कि पानी इस साल यहाँ पर भी ज़्यादा है। ठीक है, अब लेकिन ऑल ऑफ द सेंट्रल इंडियन रीजन हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम आइदर नॉर्मल और एक्सेस रेनफॉल सिंस द स्टार्ट ऑफ मानसून सीजन इन जून। तो जब से भी मानसून शुरू हुआ है तब से पूरा का पूरा जो सेंट्रल रीजन है उसको इस बात का फ़ायदा मिला है कि या तो वहाँ पर नॉर्मल रेन हुई है या एक्सेस रेनफॉल हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम साउथ की बात करें, तो साउथ में जो 43 रिजर्वॉयर्स हैं CWC जिसकी मॉनिटरिंग करता है, उनका जो टोटल कलेक्टिव लाइव वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो 54.634 बिलियन क्यूबिक मीटर है। लेटेस्ट स्टॉक वहाँ पर 48.158 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जो 88% है कैपेसिटी का। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 2023 में ये सिर्फ 49% था, और डिकेडल एवरेज 65% है, तो उसके हिसाब से भी स्थिति काफ़ी बेहतर है। ठीक है, अब देखो साउथ इंडिया में भी इस बार जो बारिश है पिछले 4 महीनों में, खासकर जून से अगर हम बात करें तो बारिश अच्छी खासी हुई है। इवन तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश और जो नेबरहुड्स हैं जहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून से बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तमिलनाडु वगैरह में आपको पता होगा कि जो बारिश है कोस्टल एरियाज़ में, वो साउथ वेस्ट मानसून के बजाय जो अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा, जो विंटर मानसून होगा, उसकी वजह से ज़्यादा बारिश होती है इस रीजन में। लेकिन फिर भी इस साल ऐसा हुआ है कि इस मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से भी यहाँ पर बारिश हुई है, और उसी वजह से यहाँ पर बेनिफिट रहा है, और जो रिजर्व्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा भर गए हैं। कर्नाटक में भी अगर हम बात करें तो कर्नाटक के जो रिजर्व्स हैं, ये आपने हो सकता है कि न्यूज़ वगैरह में भी कहीं सुना हो कि कर्नाटक के जो रिजर्वॉयर्स हैं वो समर के समय में बिल्कुल डेड स्टॉक की स्थिति में आ गए थे, मतलब वहाँ पर पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो इस तरीके से एक तरीके से ड्रिंकिंग वाटर का भी वहाँ के शहरों में संकट पैदा होने लगा था, उस समय क्राइसिस आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अब मल्टीपल ऑप्टिमल फिलिंग्स हो चुकी है इस सीज़न में। ठीक है, तो कई बार जो है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल भर चुके हैं। अब 2023 से स्थिति कुछ जगह बेहतर है, कुछ जगह ख़राब है, तो उसकी अगर हम बात करें तो स्टोरेज सिचुएशन जो है वो बेटर है पिछले साल से। कहाँ कहाँ पर? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, बिहार, मतलब ये ईस्टर्न साइड हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र में बेहतर है वेस्टर्न साइड में, उत्तर प्रदेश में बेहतर है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, नागालैंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, यहाँ पर स्थिति बेहतर है। ठीक है, गोवा और तेलंगाना में जो स्थिति है वो उसमें कोई चेंज नहीं है, और स्थिति जो ख़राब है वो खासकर 3 जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर, सॉरी उत्तराखंड, इन 3 राज्यों में स्थिति ख़राब है पिछले साल से, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम हुई है। ठीक है, उत्तराखंड में तो मैं खुद ही हूँ, मुझे पता है कि इस साल यहाँ पर बारिश काफ़ी कम हुई है। ठीक है, और हमारे रीजन में तो बारिश बहुत ही कम हुई है, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, जब मानसून शुरू हुआ था, जुलाई के बाद बारिश होनी शुरू हुई, उसमें भी एक बार ऐसा हुआ था कि 2-3 दिन लगातार बारिश हुई,
फिर बीच में तो बहुत ही कम बारिश हुई है, और अभी हाल ही में पिछले 3-4 दिन पहले 2 दिन लगातार बारिश हुई है बस, दैट्स इट। तो इसलिए यहाँ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और यही स्थिति कुछ कुछ हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम लोग रिवर बेसिन वाइज स्टेटस की बात करते हैं, तो मेजर रिवर बेसिन्स जो हैं जिनका नॉर्मल और अबव स्टोरेज है, ज़्यादातर मतलब ऐसे रिवर बेसिन्स हैं जिनमें जो स्टोरेज है वो या तो नॉर्मल है या उससे ज़्यादा है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? दैट इज़ बराक एंड अदर्स 98% के आसपास। कृष्णा हो गया, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, तापी, गंगा, महानदी, माही और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये ज़्यादातर ऐसे रिवर बेसिन्स हैं जहाँ पर नॉर्मल या उनसे ज़्यादा स्टोरेज है। ठीक है, चलो, तो ये तो आप बात को समझ गए। अब मैंने आपको एक चीज़, ये पहले तो आप इसके नोट्स बना लेना बड़े शॉर्ट में, ठीक है, मतलब जो भी लोग खुद से पढ़ाई करते हैं, खुद से नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो पूरी कहानी नहीं लिखनी है, ये तो बहुत शॉर्ट में नोट्स बन जाएंगे। आपको बस रीजन वाइज नोट डाउन करना है कि किस रीजन में और एग्जैक्टली जो कितना बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है या उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो नोट नहीं करना, परसेंटेज वाइज थोड़ा सा नोट कर लेना। ठीक है, कि इतना परसेंटेज जो है वो इस साल है, लास्ट ईयर से इतना है, लास्ट ईयर इतना था, 10 ईयर का एवरेज इतना था, तो उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, उसमें अगर कंपैरिजन फॉर्म में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पिछले साल के मुकाबले इस साल के जो नॉर्दर्न रीजन के या सदर्न रीजन के जो रिजर्वायर्स हैं उनकी स्थिति या उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बेहतर है, तो उस तरीके के स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो बन जाएगा। बाकी आपसे कोई ये कितना बिलियन क्यूबिक मीटर उनकी कैपेसिटी है और एग्जैक्टली कितना स्टोरेज है वो नहीं पूछ रहा है कोई। ठीक है ना, ये ध्यान रखना पहली बात। तो उस तरीके से आप बना लेना। यहाँ पर ये जो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, वो ये भी वही चीज़ है। 2024 में कितना है, 2023 में कितना था और 10 साल का एवरेज कितना है, तो ये भी वही चीज़ दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ रिजर्वॉयर्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपको मैप में कुछ रिजर्वॉयर्स दिए गए हैं, तो इनको आप थोड़ा सा देखने की, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा रिजर्वॉयर जो है वो किस राज्य में है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर पोंग हो गया, देन गोविंद सागर हो गया, थियन हो गया, टेहरी हो गया, रामगंगा हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, बाण सागर हो गया, रिहंद हो गया, मैथौन हो गया, गुमटी हो गया, तिलैया हो गया, है ना। तो इस तरीके से इनको आप एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक देखिएगा और थोड़ा सा याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कि कौन सा रिजर्वॉयर जो है वो कहाँ पर है। कभी कभार जो है वो क्वेश्चन इसमें मतलब स्टेट वाइज मैच कराने को भी आ सकता है, या फिर आपको हो सकता है कि 3-4 रिजर्वॉयर के नाम दे दिए जाएं एंड यू हैव टू अरेंज देम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक चीज़ और, जो यहाँ पर कुछ नीचे नदियों का जिक्र किया गया है ना, रिवर बेसिन वाइज जो स्टेटस में कुछ नदियों का जिक्र किया गया है, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी, गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्रा, है ना। तो इन सब का आप लोग एक बार थोड़ा सा जो कोर्स है, रिवर का कोर्स मतलब नदी जो है वो किस तरीके से बह रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, किन किन राज्यों से बह रही है, ठीक है, कौन सी इनकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, कौन सी इनकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। वैसे तो हम लोगों ने जो 3 हमारे देश के सबसे बड़े जो रिवर सिस्टम्स हैं और कुछ पेनिनसुलर एरियाज़ की रिवर वो भी हमने कवर की हैं हमारे ज्योग्राफी के कोर्स में, वो आपको मिल जाती हैं। क्लास 11th का जो कोर्स है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, उसमें एक चैप्टर है ड्रेनेज करके, तो उसके अंदर ये रिवर्स का जिक्र है, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये कवर किया हुआ है बहुत डिटेल में। ठीक है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या अदरवाइज़ आप खुद से भी अगर आपके पास कुछ नोट्स हैं या कुछ भी है पढ़ सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो थोड़ा सा मेहनत करके बनाइए और मैप वगैरह में पढ़िए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखो बनता है ना, क्वेश्चन जो है वो रिलेट करके ऐसे ही बनता है, तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें यहाँ से इस तरीके से रिलेट करके पढ़ेंगे तो दैट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, अब ये डेटा वगैरह तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इतना बिलियन क्यूबिक मीटर है, उतना है, तो वो मैंने कवर कर दिया। ठीक है, अदरवाइज़ क्या है ना कि फिर अगर मैं ये चीज़ें छोड़ छोड़ के पढ़ाऊँगा तो वो आर्टिकल की ना फील नहीं आती, क्योंकि पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आपको तभी आएगा जब आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सारी की सारी चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए या सारी की सारी चीज़ें आपको दिमाग में याद रखनी है, वो तो ज़रूरी नहीं है ना। आर्टिकल को पढ़ना और आर्टिकल में से क्या चीज़ नोट करनी है और उसमें से क्या चीज़ याद करनी है, यही तो समझना है। अगर यही समझ में आ गया तो उसके बाद तो फिर आधा काम तो हो गया। उसके बाद तो सिर्फ चीज़ों को आपको नोट करना है और उसके बाद उसको रेगुलरली बीच बीच में रिवाइज करना है, बस काम ख़त्म। यही तो करना, और करना क्या है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है ना। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर इस चीज़ में ये डेटा दिया गया, ये डेटा याद रखना है, अरे नहीं रखना है, मैंने बता दिया ना किस तरीके से क्या चीज़ याद रखनी है। ठीक है,
और इसमें भी जैसे ये डेटा दिया गया है कि यहाँ पर 90% है या पिछले साल 75 था, डिकेडल एवरेज 73 है, तो ये 90, 75, 73 ये भी ऐसा याद नहीं रखना है। बस इतना याद रख लो कि 2024 में जो है वो पिछले साल से ज़्यादा है, डिकेडल एवरेज से ज़्यादा है ना। बस आप इस तरीके के चाहो तो केवल ये जो बार ग्राफ्स बनाए हुए हैं वो बना लो, ठीक है। आप ये वैल्यू भी इनके ऊपर मत लिखो, क्योंकि आपसे वैल्यू नहीं पूछी जाएगी। आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में स्थिति क्या है, या डिकेडल एवरेज के कंपैरिजन में स्थिति क्या है। और ये वैसी सारी की सारी जो स्थिति है वो आपको हर रिजर्वोयर की दी गई है, बट आपको हर रिजर्वोयर की पढ़नी नहीं है, क्योंकि आप हर रिजर्वोयर की पढ़ के याद थोड़ी रख पाओगे। रिजर्वोयर्स में क्या पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया कि एक तो कौन से स्टेट में है, ठीक है, किस नदी के ऊपर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा इनको देखेंगे, है ना, और मैप में इस तरीके से लोकेट करने की अगर कोशिश करेंगे तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि कभी अगर क्वेश्चन मान लीजिए ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को आ गया तो वहाँ पर आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस ऐसे आर्टिकल से भी आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। वो एक्सट्रैक्ट करना इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि आप आर्टिकल में से क्या क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ें। और ये बेसिकली आप लोग किस में लोगे, रिजर्वॉयर्स का डेटा जो है वो आप ज्योग्राफी में भी ले सकते हो, है ना। रिजर्वॉयर्स की बात है तो ज्योग्राफी में भी ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। जो अगला आर्टिकल है उसकी बात करते हैं कि केजरीवाल वांट्स अर्ली इलेक्शंस इन टू दिल्ली असेंबली, और इसको लेकर लॉ या कानून क्या कहता है, तो यहाँ पर हम ये बात समझेंगे। देखो, अरविंद केजरीवाल जो है वो आज उनकी दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना, उनके साथ शाम को 4:30 बजे एक बैठक तय है, एक शेड्यूल्ड मीटिंग है 4:30 PM पर। और वहाँ पर इस बात की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं या उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अपना इस्तीफ़ा या रेजिग्नेशन यहाँ पर सौंप देंगे। क्योंकि 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि वो अपने इस पद को छोड़ देंगे और एक अग्नि परीक्षा देंगे अपनी इनोसेंस या अपनी जो उनकी मतलब ये है, क्या बोलते हैं इनोसेंस को, जो उनकी ईमानदारी है ना, जो उनकी ईमानदारी है या जो उनकी बेगुनाही है उसको साबित करने के लिए वो एक अग्नि परीक्षा देंगे। जो बेसिकली इस केस में जिसमें उनको अंदर किया गया था, ये है ना, ये जो वाला केस था एक्साइज पॉलिसी वाला, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा और उसके बाद फिर चुनाव जो है वो होंगे। तो चुनाव में अगर हमारी पार्टी जीतती है वापस से, आम आदमी पार्टी, तो तब जाके वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने इसी बयान में ये भी कहा कि दिल्ली असेंबली के जो इलेक्शंस हैं, दिल्ली के जो विधानसभा के चुनाव हैं, वो महाराष्ट्र के साथ जो है कराए जाएं, है ना। क्योंकि महाराष्ट्र में जो है वो चुनाव अभी होने हैं 26 नवंबर से पहले पहले, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा कि दिल्ली के चुनाव भी उस समय करा लिए जाएं। हालांकि दिल्ली असेंबली का जो कार्यकाल है 5 साल का, वो 23 फरवरी 2025 को ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो दिल्ली में चुनाव इस डेट से पहले होना तो मैंडेटरी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि 5 साल से पहले चुनाव हो जाने चाहिए, कि जो क्योंकि जो टर्म होता है असेंबली का वो 5 साल का ही होता है, तो इस डेट से पहले तो कराए जाने मैंडेटरी हैं। बट इन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र के साथ करा लिए जाएँ, ठीक है। अब वो उसको लेकर ही हम बात यहाँ पर समझेंगे। तो हु डिसाइड्स कि व्हेन असेंबली इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन दिल्ली, अब ये कौन फैसला लेगा। इन्होंने तो कह दिया कि करा दिए जाएं, अब लेकिन इसको लेकर फाइनल फैसला, जो अंतिम फैसला है, वो कौन लेगा। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 324, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंतर्गत जो पावर है टू सुपरिटेंडेंस, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, ये किसके पास है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसके पास ये पावर है। अब इलेक्शन कमीशन बेसिकली करता क्या है, वर्क backwards from the date on which the 5-year term of existing house ends, ensuring that the election process is completed before then। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली का जो असेंबली का टर्म है वो 23 फरवरी 2025 को ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो वो इससे पहले, क्योंकि उनको पता है कि इस डेट से पहले पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो पूरी कर लेनी है,
तो वो इस डेट से पीछे को चलना शुरू करते हैं। ठीक है, कि मतलब इतने दिन जो है वो सर्टिफिकेट देने में लगना है, इतना टाइम जो है वो काउंटिंग में लगना है, इतने दिन में वोटिंग होनी है, तो उस हिसाब से फिर वो इलेक्शन का पूरा शेड्यूल जो है वो बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसका सेक्शन 15 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि दैट द इलेक्शन कैन नॉट बी नोटिफाइड लेस देन 6 months बिफोर द एंड ऑफ द टर्म ऑफ असेंबली अनलेस द असेंबली इज डिसॉल्व बिफोर इट कंप्लीट्स इट्स टर्म। अब यहाँ पर देखो एक इशू है, इशू मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पर जो इन्होंने ये टर्म दिया है ना, ये टर्म गलत है। मैं आपको चाहो तो आरपीए 1951 दिखा भी दूंगा, या आप चाहें तो खुद से भी देख सकते हैं। आरपीए 1951 का जो सेक्शन 15 क्लॉज 15 सब सेक्शन 2 है, वो ये कहता है कि इलेक्शन कैन नॉट बी नोटिफाइड, ये लेस देन की बजाय, क्योंकि लेस देन वर्ड से यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आ रही है, लेस देन की जगह इसको लिखा गया है, वहाँ पर भी यही वर्ड लिखा गया है, अर्लियर। ठीक है, द वर्ड इज नॉट लेस देन, द वर्ड इज अर्लियर। ठीक है, तो इसमें यह लिखा गया है कि इलेक्शन कैन नॉट बी नोटिफाइड अर्लियर देन 6 months बिफोर द एंड ऑफ द टर्म ऑफ द असेंबली। ठीक है, अनलेस द असेंबली इज डिसॉल्व बिफोर इट कंप्लीट्स इट्स टर्म। यानी कि जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में मैंने आपको बताया कि असेंबली का टर्म पूरा हो रहा है 23 फरवरी 2025 को। ठीक है, तो 23 फरवरी 2025 तक, मतलब उस तब तक तो इलेक्शंस करवाने ही है नॉर्मल कंडीशन में भी, लेकिन इससे 6 महीने पहले, ठीक है, मतलब फरवरी से 6 महीने पहले क्या होंगे, फरवरी दूसरा महीना, और इधर से अगर आप लेंगे तो अगस्त नहीं, आपका 1 मिनट, अगस्त ही होगा, अगस्त या सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, हाँ, यानी कि 23 सितंबर 23 सितंबर 2024। ठीक है, क्योंकि वो 6 महीने हो गए है ना, 23 सितंबर 2024। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में 6 महीना हो गया, 23 सितंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 के बीच में 6 महीना हो गया। यानी कि इस डेट से पहले 23 सितंबर 2024 से पहले यहाँ के चुनाव जो हैं वो नोटिफाइड नहीं किए जा सकते, अनलेस जो असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई हो। अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो नोटिफाई किए जा सकते हैं, क्योंकि असेंबली डिसॉल्व होने की स्थिति में तो ये होता है कि जब भी असेंबली डिसॉल्व हुई है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने हैं। ठीक है, लेकिन अगर असेंबली डिसॉल्व नहीं है, जैसे अभी की स्थिति है, तो अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि असेंबली वहाँ पर डिसॉल्व हो रही है। वहाँ पर होने वाला क्या है कि वो इस्तीफा देंगे और उनकी पार्टी का ही कोई और जो विधायक है, उनकी पार्टी का ही जो और एक एमएलए है, वो मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पर कोई असेंबली डिसॉल्व नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव जो है वो 23 सितंबर 2024 से पहले नोटिफाई वहाँ के नहीं हो सकते किसी भी स्थिति में, क्योंकि आरपीए 1951 का जो सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये लेस देन से पहले से के जगह आप अर्लियर वर्ड पढ़िएगा तो आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, और आरपीए में भी अर्लियर ही वर्ड लिखा है, इन्होंने ये लेस देन पता नहीं क्यों लिख दिया। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा मुझे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, फिर मैंने चेक किया आरपीए में तो मुझे दिखाई दिया कि हाँ इसमें वाकई में गड़बड़ है, ये लेस देन नहीं है, ये अर्लियर होना चाहिए, क्योंकि लेस देन और उससे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक हो गई, यहाँ तक बात क्लियर है, ये कंसेप्ट समझ गए, ये कंसेप्ट है। ठीक है ना, यहाँ पर जो मैंने आपको बात समझाई ये कंसेप्ट है। अब ये डेट्स वगैरह तो दी गई थी तो मैंने उसके रेफरेंस से ही समझा दिया, बट ये जो बात बताई गई है वो कंसेप्ट है कि जब असेंबली का टेन्योर एंड हो रहा है उससे 6 महीने के विद इन 6 months तो नोटिफाई किए जा सकते हैं इलेक्शंस, बट 6 महीने से पहले इलेक्शंस नोटिफाई नहीं किए जा सकते अनलेस असेंबली जो है वो डिसॉल्व नहीं है। अगर डिसॉल्व है तो अलग बात है, डिसॉल्व है तो कर सकते हैं, बट अगर डिसॉल्व नहीं है तो नहीं कर सकते नोटिफाई। ठीक है, समझ गए बात। चलो अब अगला आगे पॉइंट देखो, आगे लिखा है कि कैन अ चीफ मिनिस्टर फोर्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बिफोर इट इज़ ड्यू, कि क्या चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई को फोर्स कर सकते हैं कि चुनाव कराना जब चुनाव होने हैं उससे पहले,
तो इसको लेकर आर्टिकल 174 का क्लॉज 2 क्लॉज बी ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज है ये, ठीक है, द गवर्नर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसमें ये लिखा गया है कि गवर्नर जो है वो समय समय पर, मतलब जब भी उनको लगे, वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस टू द गवर्नर बिफोर द एंड ऑफ इट्स टर्म फोर्सिंग अ डिसीजन। है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गवर्नर भी जो है वो अपनी डिस्क्रिशन में काम नहीं करते इस चीज़ को लेकर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वही रिकमेंड करेंगे, है ना, तो उस स्थिति में होता है। और एक बार जो है वो असेंबली डिसॉल्व हो गई है ना, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया, गवर्नर ने उस बात को मान लिया, असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको फ्रेश इलेक्शन 6 महीने के अंदर कराने होंगे। ये बात मैंने आपको बताई दी। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, सितंबर 2018 में तेलंगाना की जो कैबिनेट है, उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे KCR, दैट इज़ के चंद्रशेखर राव। उन्होंने रिकमेंड किया था कि डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, जिसका टर्म ख़त्म होना था वैसे जून 2019 में, लेकिन उन्होंने सितंबर 2018 में ही, मतलब लगभग आप ये मान के चलिए कि 8, 9, 10 महीने पहले ही उन्होंने कह दिया कि इसको जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाए। गवर्नर ने इस रिकमेंडेशन को मान लिया और असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो गई, और फिर वहाँ पर 2018 में ही चुनाव हुए। लेकिन दिल्ली को लेकर स्थिति थोड़ा सा अलग है, क्योंकि दिल्ली जो है वो फुल स्टेट तो है नहीं, दिल्ली तो एक यूनियन टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरी विद असेंबली। तो उसमें दिल्ली के मामले में एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 एक तो ये लागू होता है, और इसका जो सेक्शन 2B है, सेक्शन 6(2)(b), वो ये कहता है कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसॉल्व द असेंबली। ये पॉइंट बेसिकली वहीं से लिया गया है, आर्टिकल 174(2)(b) से, कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसॉल्व द असेंबली इवन इफ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली रिकमेंड्स द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, द फाइनल से इज द सेंटर थ्रू द LG। अब यहाँ पर कैच है, क्योंकि यहाँ पर LG के पास पावर ज़्यादा है, तो वहाँ पर तो जनरली ये होता था स्टेट के केस में कि अगर कैबिनेट, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ने अगर रिकमेंड कर दिया गवर्नर को कि असेंबली को डिसॉल्व करना है, तो गवर्नर फिर कर देते थे, ठीक है, वहाँ पर, क्योंकि वो गवर्नर का डिस्क्रिशन नहीं है। बट यहाँ पर बेसिकली LG को पावर दी गई है, तो LG का डिसीजन फाइनल है बेसिकली। अब इन्होंने कह दिया, या ये आज शाम की मीटिंग में भी हो सकता है कि इस्तीफा सौंपने के बाद इस बात की सिफारिश करें, मे बी इट इज़ पॉसिबल, है ना, या बात बात में ऐसी बात निकले। लेकिन वो इस बात को माने या ना माने वो LG के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, क्लियर हो गई। अब इसके आगे ये लिखा गया है कि व्हाट आर द थिंग्स द ECI लुक एट बिफोर डिसाइडिंग द इलेक्शन शेड्यूल, कि इलेक्शन शेड्यूल बनाते समय, चुनाव का कार्यक्रम बनाते समय, उससे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या क्या चीज़ें देखता है। तो इसमें जो नई असेंबली या लोकसभा है, वो मैंने आपको बताया कि करंट असेंबली के टर्म से पहले जो है वो बन जानी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है पूरी की पूरी, यानी कि विनर्स को, जो जीते हैं चुनाव, उनको सर्टिफिकेट देना, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो इस डेट से पहले पहले पूरी हो जानी चाहिए। जैसे अभी मेरे सामने एग्जांपल वही दिल्ली की डेट का है, 23 फरवरी 2025। तो दिल्ली के जब भी चुनाव होंगे तो वो 23 फरवरी 2025 से पहले ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है, सिर्फ इलेक्शन करवाना नहीं, इलेक्शन की वोटिंग, है ना, काउंटिंग के बाद जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह देने हैं विनर्स को, और बाकी जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब इससे पहले, इस डेट से पहले हो जानी चाहिए। अब ECI जो है, फिर मैंने बताया कि उस डेट से पीछे की तरफ काम करती है ना, और शेड्यूल इस तरीके से बनाती है, मतलब वेदर के हिसाब से, मौसम वगैरह को देखते हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, फेस्टिवल्स का भी ध्यान रखना होता है ना, क्योंकि अगर कोई फेस्टिवल के दौरान जो है वो वोटिंग वगैरह होगी तो फिर जो वोटर टर्नआउट होता है वो बहुत कम हो जाता है, लोग त्योहारों में ही व्यस्त रहते हैं, वो वोट देने आते ही नहीं हैं, है ना। इसके बाद ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ EVMs, तो इन सब चीज़ों का ध्यान जो है वो दिया जाता है। और शेड्यूल फाइनल करने से पहले इलेक्शन कमीशन जो है उस स्टेट में भी जाते हैं जहाँ पर चुनाव होने हैं, क्योंकि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस मशीनरी से इनपुट लेने के लिए, और ये कोशिश करते हैं कि ऐसे राज्य जहाँ पर चुनाव एक समय पर होने हैं, है ना, लगभग लगभग एक टाइम पर होने हैं, तो उनको एक साथ ही करा लिया जाए। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में और इसमें हो रहे हैं आपके हरियाणा में, और आगे एक्सपेक्टेड है कि महाराष्ट्र के और झारखंड के तो एटलीस्ट साथ होंगे, ऐसा माना जा रहा है।
अभी करंट स्टेट की अगर हम बात करें, करंट स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस फॉर इलेक्शंस इन दिल्ली, कि दिल्ली में चुनाव को लेकर अभी क्या करंट स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस है, तो दिल्ली इज़ नॉट प्री ऑक्यूपाइंग द ईसी करंटली। अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो दिल्ली को लेकर कोई बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं है, क्योंकि अभी तो वो जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव करा रहा है ना, जिसका पहला फेज़ जो है वोटिंग का वो कल होने वाला है 18 तारीख को, ठीक है। और 2 और फेजेस होंगे इसके बाद 25 तारीख को और 1 अक्टूबर को। इसके बाद हरियाणा में वोटिंग होने वाली है 5 अक्टूबर को, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो वोटों की गिनती है वो एक साथ होगी 8 तारीख के दिन। उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शंस ड्यू हैं, इसके बाद होने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों का जो टर्म है मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र का नवंबर में पूरा होने वाला है और जनवरी में झारखंड का। तो हो सकता है कि इन दोनों के भी चुनाव जो हैं वो एक ही साथ नवंबर से पहले करा लिए जाएँ, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि स्पेशल समरी रिवीजन होता है इलेक्टोरल रोल का। ये इलेक्शंस जब होने वाले होते हैं उससे कुछ महीने पहले शुरू हो जाता है। जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं ना, चुनाव की जो नामावली नामावली जिसको कहते हैं, मतलब वोटर लिस्ट, उसका रिवीजन शुरू हो जाता है। तो महाराष्ट्र का जो इलेक्टोरल रोल है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। उसमें एलिजिबिलिटी डेट जो है वो 1 जुलाई की थी, यानी कि जो भी लोग 1 जुलाई तक, इस साल के 1 जुलाई तक 18 साल के होने वाले थे या हो चुके थे, तो उनको एनरोल इसमें कर लिया गया है। इसी तरीके से जो रोल्स हैं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के, ये भी अगस्त में पब्लिश किए जा चुके हैं। और बाकी सभी राज्यों और यूटीज़ के लिए इंक्लूडिंग दिल्ली, एनुअल रिवीजन की जो एलिजिबिलिटी डेट है वो 1 जनवरी 2025 है। उसके बाद वो पब्लिश होगी 6 जनवरी 2025 को। ऐसा बेसिकली ईसीआई के इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है। तो बेसिकली दिल्ली में चुनाव अभी होना पॉसिबल लगता नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ इनके चुनाव होंगे। लेकिन वो बात एक जो केजरीवाल ने कहनी थी वो उन्होंने वहाँ पर कही है अपनी बात, ठीक है। और लेकिन ऐसा लगता नहीं है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ पर अभी चुनाव होंगे। होंगे या नहीं होंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग इशू है, पॉलिटिकल इशू है। बट हमारे लिए जो यहाँ पर कंसेप्ट थे वो हम लोगों ने समझ लिए। आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए हम लोग सेशन को जो है वो इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप में से जो भी लोग आईना सीरीज़ के मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स लेना चाहते हैं उनके पास ये सारे ऑप्शंस या विकल्प अवेलेबल हैं। अगस्त महीने का भी हमारा जो है वो लॉन्च हो चुका है, दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट 59 रुपीज़, ठीक है। लेस देन ₹2 पर डे में हम आपको मंथली देते हैं। तो अगस्त महीने का लॉन्च हो चुका है फाइनली। हालांकि बहुत दिन लग गए, अगले महीने से हम लोग कोशिश करेंगे कि विद इन फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, ठीक है, विद इन फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ जो है वो पब्लिश करने की कोशिश करें, क्योंकि अदरवाइज़ मुझे भी पता है कि आधा महीना निकल चुका है। अब आप पिछले महीने का पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बट मेरी भी मजबूरियाँ हैं, ठीक है। मेरे पास भी मैन पावर कम है, तो मेरी भी मजबूरियाँ हैं कि मुझे भी वो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो बट फिर भी हमने फाइनली जो है वो लॉन्च कर दिया है। अगले महीने से कोशिश करेंगे डेफिनेटली थोड़ा सा इसको कि डिले कम हो, ठीक है। तो इस तरीके का अगस्त का है, और आपके पास जुलाई और जून का भी है, आप जिसमें भी चाहें वो एनरोल कर सकते हैं। ओनली एट 59 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। और सिमिलरली अगर आप 16 महीने की पीडीएफ्स लेना चाहते हैं तो 680 रुपीज़ में है। इसमें जिसने भी एनरोल किया हुआ होगा उसको अगस्त महीने का पीडीएफ मिल गया होगा, दिख रहा होगा डाउनलोड सेक्शन में अपने, चाहे ऐप पर हो चाहे वेबसाइट में हो। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से आपको क्या करना है, सिंपल है, ये जो नंबर है व्हाट्सएप का, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। वहाँ पर आप अपना बस नाम भी बता देंगे, ठीक है, या ऑर्डर आईडी बता देंगे या ईमेल आईडी बता देंगे, तो हम आपको उसका एनरोलमेंट दे देंगे अगर आपके उसमें नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक है। सिमिलरली अगर 12 महीने की पीडीएफ आप लेना चाहें तो 510 रुपीज़ में अवेलेबल है। 8 महीने की लेना चाहें, 8 महीने की, तो 345 में अवेलेबल है। और 4 महीने की लेना चाहें तो 175 में अवेलेबल है। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ से ऐप के थ्रू आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी आपको ऐप के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है एंड इट इज़ अवेलेबल अक्रॉस ऑल दी कोर्सेज। अगर कुछ लोगों को, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि अगर आपने ऐप को बहुत समय से अपडेट नहीं किया है तो आइदर यू अपडेट इट, या आप उसको अनइंस्टॉल करके एक बार दोबारा से प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये ऑप्शन अगर आपके उसमें नहीं दिख रहा होगा तो दिख जाएगा, क्योंकि ये सभी कोर्सेज में अवेलेबल है, ठीक है। बाकी हमारे आईना सीरीज़ के जो मंथली फुल कोर्सेज होते हैं, मंथली 3 मंथ 6 मंथ्स के, अगर आप इनमें से किसी में भी एनरोल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं।
ठीक है, और पिछले साल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और लास्ट ईयर की हम आपको जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 के बीच की एक कंपाइल्ड पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो इंग्लिश में रहेगी ओनली एट 499 रुपीज़। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो एनरोलमेंट है ये बहुत जल्द क्लोज हो जाएगा अब। ठीक है, जो लास्ट ईयर वाले हैं, क्योंकि इनकी अब रेलिवेंस एक तरीके से ख़त्म हो रही है, तो इनकी हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहें फ़िलहाल एनरोल करना तो इस महीने के एंड तक अवेलेबल रहेगा, फिर ये क्लोज़ हो जाएंगे, तो आप इसमें एनरोल फ़िलहाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और बाकी हमारा सी सेट का लाइव कोर्स तो 5 अक्टूबर से शुरू हो ही रहा है। इसमें जितने भी लोग एनरोल करना चाहें 20 तारीख तक कर सकते हैं। ओनली एट 999 अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाके आप अदर डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। और आपको मैंने इसका एक एडिशनल फीचर बताया था जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, कि जो भी इस कोर्स में एनरोल करेगा उनको 5 सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट जो है वो फ्री मिलेंगे इस कोर्स के साथ। ठीक है, अदरवाइज़ तो टेस्ट सीरीज तो पूरी 10 टेस्ट की है ही है, अगर आप वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बट 5 टेस्ट आपको यहाँ पर जो है वो फ्री मिलेंगे। ठीक, चलिए, बाकी अगर आप यूट्यूब पर इन सेशंस को देखते हैं और अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं अमाउंट आपको कुछ नहीं बता रहा, मैं बहुत बड़े अमाउंट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। छोटे छोटे अमाउंट्स जो हैं वो आप करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सो दैट कि हमारी भी हेल्प होगी और ये सेशन जो है वो यूट्यूब पर इसी तरीके से चलते रहेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस या आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।